Friends, I am Dr. Beena Sethi and my today's topic is calculation of crystal field stabilization energy for tetrahedral complexes. इसमें हम D1 से लेके D10 तक के आयंस की ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के साथ साथ उनकी मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो 2 लेक्चर्स मिस कर दिए आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो टेट्राहेड्रल होता है वो लाइक दिस होता है, जिसमें आप देखते हो कि 4 कॉर्नर्स हैं। अब इन 4 कॉर्नर्स को अगर हम क्यूब में इमेजिन करें तो वो कैसे होता है कि 2 कॉर्नर अपर वाले इस तरह से डायगोनली अपोजिट आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आते हैं, तो जो 2 लोअर हैं वो इस तरीके से आते हैं। यानी कि 8 कॉर्नर में से 4 कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल लिगेंड्स आते हैं। लेकिन डी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो जो 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें dx y y z और zx क्या होते हैं, एज के सेंटर पे होते हैं। ये एज है, इनके सेंटर पे उनके लोब्स होते हैं। और जो dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर है उनके लोब क्या होते हैं, फेस के सेंटर पे होते हैं। तो अब हमें तीनों की पोजीशन पता है कि हम क्या देखते हैं कि जो लिगेंड है वो क्यूब के कॉर्नर्स पे है, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे। और जो डी ऑर्बिटल्स है उनमें जिनमें मैंने ब्लैक पॉइंट लगाया है ये किसको डिनोट कर रहा है, किसकी पोजीशन को, dx y dy z dz x की पोजीशन को। और जो फेस के सेंटर में ग्रीन मैंने सर्कल बनाया है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर के लोब्स की पोजीशन को। अब हम इसमें क्या देखते हैं, अगर मेटल आयन अकेला है, उसके पास कोई भी लिगेंड नहीं है, तो जो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ये क्या होती है, स्फेरिकल होती है। तो ये मैंने स्फेरिकली जो सिमेट्रिकल मेटल लिगेंड है, मेटल एटम आयन है या एटम है, उसके एनर्जी को दिखाया है। यहाँ हमने एक एनर्जी लाइन भी ड्रॉ करनी है और लिखना है कि ये एनर्जी लाइन है। तो पहले उनकी एनर्जी कम होती है, ऑल हैव 5-fold डीजेनरेसी। इसमें 5-fold डीजेनरेसी होती है, यानी कि आप देखोगे पांचों एक जैसे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इसमें से इसमें आता है तो उसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। लेकिन जब इस मेटल के पास टेट्राहेड्रली 4 लिगेंड्स आते हैं, ये कॉर्नर से इस तरह से अल्टरनेट कॉर्नर से, और वो क्या करते हैं, अपना अपना माइनस का इलेक्ट्रॉन भी लेके आते हैं। ये मेटल है और टेट्राहेड्रली क्या हो गए, 4 लिगेंड्स आ गए। ये क्या करते हैं, अब इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स लिगेंड के क्लोज होंगे उन ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको क्या मिलेगा, रिपल्शन ज्यादा। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे लिगेंड है और एक ऑर्बिटल इधर है, एक यहाँ पे है। नाउ यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे लिगेंड का माइनस चार्ज है और यहाँ पे मेटल का, तो ये डिस्टेंस जो है कम है और ये वाली डिस्टेंस यहाँ सेंटर तक की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए इनका रिपल्शन क्या होगा, कम, और इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। तो मींस जो dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। तो एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो गई। और ये देखो इसकी जो ये 5-fold डीजेनरेसी थी ये अब लॉस्ट हो गई। ये इनके एवरेज एनर्जी को यहाँ डिनोट किया है। तो अब ये 2 एक जैसे, इनको हम T2G कह सकते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट, सॉरी डबली डीजेनरेट EG कह सकते हैं। पर क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हमने इनके लिए EG टर्म यूज की थी तो यहाँ हम क्या डिनोट करते हैं, ओनली E। और जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, dx y dy z dz x, जो ज्यादा क्लोज थे, तो उनको हम क्या कहते हैं, T2G की जगह T2 कहते हैं और इनको EG की जगह E कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है और लिगेंड आए टेट्राहेड्रली तो उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कितनी कम होगी या कितनी ज्यादा होगी। तो ध्यान दो, ये मैंने D1 कॉन्फ़िगरेशन लिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो पहले इधर था अब वो इसमें आ गया। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद वो अब इन 5 में नहीं घूम सकता, वो
कोशिश करके इन दो में रहने की करेगा और वो नीचे आ जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा E1। तो जब यहां से यहां तक का एनर्जी गैप 3/5 डेल्टा टी या 6dq है, तो अब इलेक्ट्रॉन नीचे आने से एनर्जी बाहर रिलीज होगी कितनी, 6dq। तो हम क्या देखते हैं, इसकी एनर्जी -6dq है और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा और इसीलिए ये क्या होगा, कलर्ड होगा। तो इसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज भी हम क्या देखेंगे, ये कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर हम D2 की बात करें तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों कहाँ रहना प्रीफर करेंगे, नीचे लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, और इसकी एनर्जी हो जाएगी 12dq और मैग्नेटिकली क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये कलर्ड होगा। D3 की बात करें तो D3 में वी हैव 2 ऑप्शंस। कैसे कि जब लिगेंड आपके पास दो तरह के हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक वीक फील्ड लिगेंड। ये मेटल है, ये इसके ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक लिगेंड जो दूर से ही इसके पास रहता है, इसके ज्यादा क्लोज अप्रोच नहीं कर पाता, तो उसको हम बोलते हैं वीक फील्ड। और जो बिल्कुल इसके अंदर तक जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा कि उसमें ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा और वीक फील्ड जो है वो स्प्लिटिंग क्या कराता है, कम कराता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स थे इनकी एनर्जी का जो गैप है अगर इतना है तो वीक फील्ड में क्या होता है, वो गैप बहुत ही कम हो जाता है। वीक फील्ड में आर्बिट्रेरी मैंने मान लिया ये गैप डेल्टा टी जो है कम होता है। ये जो नीचे दो ऑर्बिटल्स है ई और ये T2, अब इनका गैप डेल्टा टी क्या है, लेस देन पेयरिंग एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को, थर्ड इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर नीचे ही पेयर करना पड़े तो जो पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा होगी, तो वो प्रेफर क्या करेगा, ऊपर जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि डेल्टा टी लेस देन है तो वो डेल्टा टी को क्रॉस करेगा इंस्टेड पी की। और इस केस में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है जहां डेल्टा टी ग्रेटर देन है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रीफर करता है पी, नीचे ही पेयर अप होना। तो ये आपके हो गए स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, ये आपके हो गए वीक फील्ड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं उनमें आपने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है, तो इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कैसे होते हैं, लो स्पिन, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। और ये वाले कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, हाई स्पिन। तो ध्यान दो कि D3 के केस में जब वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है यानी कि वीक फील्ड में, वीक फील्ड केस में क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 8dq, 6dq नीचे, 6dq नीचे और 4dq ऊपर, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 8dq प्लस जो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 3, और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर मैं D3 की बात करूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये तीनों नीचे आ जाएं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम क्या देखते हैं कि पहला भी नीचे, दूसरा भी, तीसरा भी, तो 6dq पर इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है तो अल्टीमेट कितनी होगी, 18dq प्लस एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुआ तो आपको पेयरिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ी है, तो ये हो जाएगी 18dq प्लस 1p, और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, तो ये मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होगा और ये कलर्ड होगा। इसका मतलब D3 दो टाइप के बनाता है। D4 में अगर वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और एनर्जी कितनी हो जाएगी, 24dq प्लस 2p, और ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं। और D4 अगर ये वाला सिस्टम है तो इसमें क्या होगा, वीक फील्ड में 1 2 3 4, तो अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 12dq तो नीचे और 8dq ऊपर, तो ये हो जाएगी 4dq, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4, और ये भी कैसा होगा, कलर्ड होगा। आयन के केस में हम क्या देखते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 1 2 3 4 तो नीचे या इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ऑर्बिटल में दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एनर्जी कैलकुलेशन क्या होगी, 6 × 4 24 माइनस dq नीचे हो गया और प्लस 4dq क्या हो गया, ऊपर, तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी -20dq, और क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो प्लस 2p, और ये पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कलर्ड होगा। अगर हम बात करें D5 की तो D5 में क्या होगा कि 0dq, क्योंकि इसके केस में देखो
अब ये वीक फील्ड है 1 2 3 4 5, तो -12 DQ प्लस 12 DQ, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग 0 होगी, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी 0। तो हम क्या, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पेयरिंग एनर्जी भी 0, और इसका पैरामैग्नेटिज्म होगा कितने के बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, और मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड ही हो सकते हैं डी में, तो इसको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, और ये कलर्ड होगा बिकॉज ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। D6 की अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में बात करते हैं तो D6 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो नीचे के कारण -24 DQ और +8 DQ, तो आपके पास एनर्जी आएगी -16 DQ, और क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो आपके पास आएगी 2p, और ये पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर्ड। सेम वे में D6 का अगर वीक फील्ड बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, तो अब नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो मीन्स -18 DQ, और ऊपर कितने हैं 3, तो -12 DQ, तो +12 DQ, तो आपके पास हो जाएगा 6 DQ माइनस के, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो 1 पेयरिंग एनर्जी, और ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज ऑफ 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यहाँ पे P4, और ये कलर्ड होगा। नेक्स्ट अगर हम D7 की बात करें तो D7 पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 4 नीचे 3 ऊपर, और अगर हम बात करें वीक फील्ड की तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 4 नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर T2 में। तो अब हम क्या देख रहे हैं, लिगेंड कोई सा भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, हम क्या देखते हैं, जैसे ही D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो कैलकुलेशन जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वो सेम आती है, तो आप एक ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन D3 से लेके D6 तक, D3 से लेके D6 तक आपको कितने टाइप के मिले थे, 2 टाइप की कैलकुलेशन, और D1 से लेके D2 तक सिंगल टाइप की, और D7 से लेके आगे D10 तक आप क्या देखेंगे, एक ही टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो D8 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो नीचे -24 DQ है और ऊपर कितना है माइनस के 16, तो आपके पास होगा -8 DQ, और पेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3p, और अनपेयर्ड कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कलर्ड होगा। सिमिलरली D9 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इसमें और भी 4 DQ कम हो जाएगी एनर्जी, और आपको मिलेगा 4 DQ प्लस 4p, पेयरिंग एनर्जी 4, और इसका पैरामैग्नेटिज्म होगा ओनली बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर, और कलर भी किसके कारण होगा 1 अनपेयर के कारण। और D10 की बात करें तो सारे के सारे वो पेयर्ड हैं, तो अगेन इसकी जो DQ में एनर्जी होगी वो 0, पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी 5p, क्योंकि देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, पेयर अप हो रहे हैं, तो इसकी पेयरिंग एनर्जी 5p, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो क्या हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक, और ये कलर लेस होगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, D1 से लेके D10 तक के आयंस की टेट्राहेड्रल फील्ड में हम कैलकुलेशन करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल के लिए की थी, और जिसने वह लेक्चर नहीं अटेंड किया वो प्लीज डॉक्टर बीना की साइंस चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, और कोई क्वेरीज है यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑल्सो। नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी। हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि अगर मेटल हम लें और उसके साथ लिगेंड्स को जोड़ें तो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को जो अफेक्ट करे, किसी केस में कम होता है, किसी केस में स्प्लिटिंग क्या होती है ज्यादा। अगर आप इस तरीके से यहाँ मेटल के 5d ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहे हो तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स बढ़ती जाती है, यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो ये जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है ये क्या होती है, इंक्रीज
होती जाती है। वीक फील्ड लिगेंड्स में इतना सा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में ज्यादा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लिगेंड्स की नेचर पे कैसे इस एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मेटल, क्योंकि ये दोनों का ही इंटरेक्शन है। लिगेंड मेटल को कर रहा है, मेटल लिगेंड से हो रहा है, उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं। तो नेचर ऑफ मेटल के ऊपर भी डिपेंड करती है। थर्ड डिपेंड करती है ज्योमेट्री, कि लिगेंड्स किस ज्योमेट्री से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ लिगेंड में देखेंगे पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि वो लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ एग्जिस्ट करता है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के दी थी, उसमें मैंने बताया था लेफ्ट साइड पे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, राइट साइड पे स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो हम उसमें जैसे क्या देखते हैं, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है या हम पोजीशन राइट साइड पे लेके जाते हैं लिगेंड की, वैसे वैसे इस स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। और मैं अभी भी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो लिख के दूंगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं साइज। लिगेंड का साइज क्या है। अगर लिगेंड छोटा है तो वो ज्यादा अप्रोच कर सकता है। ये मेटल है और छोटा लिगेंड है तो उसके ऑर्बिटल्स उसके पास ज्यादा अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और अगर लिगेंड का साइज बड़ा है तो वो उतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाते, क्योंकि उसके ऑर्बिटल्स भी बड़े बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसका इफेक्ट और मेटल के ऑर्बिटल्स के ऊपर कम पड़ता है। तो ये हम वीक फील्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन देकर भी उसको अपने पास होल्ड रखता है, क्योंकि अगर लिगेंड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और अगर इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी कम है तो वो ये जो शेयर्ड पेयर है उसको मेटल के पास ज्यादा दे देता है, तो फिर मेटल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, स्प्लिटिंग जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्स होती है। नेगेटिविटी ज्यादा है लिगेंड की तो स्प्लिटिंग क्या होती है, कम, और अगर नेगेटिविटी कम है तो स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा। आप इसको लिख सकते हैं CFSE इज प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ लिगेंड, के लिगेंड की नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। देयर आर सर्टेन लिगेंड्स जो कि मेटल से क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। एक साइड वो क्या करेंगे, लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन दूसरी साइड बैक बॉन्डिंग से क्या करते हैं, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, बैक बॉन्डिंग करते हैं, जैसे साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस केस में जब डबल बॉन्डिंग होती है तो लिगेंड जो है इसके ज्यादा क्लोज आ जाता है, तो फिर स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा। तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन वाले लिगेंड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड्स, दे आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई पोलराइजेबल। इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे सल्फर का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को मेटल जल्दी से पोलराइज्ड कर सकता है। यहाँ पे अगर एक तरफ सल्फर इतना बड़ा हो और मेटल के दूसरी साइड ऑक्सीजन हो, तो हम क्या देखेंगे, मेटल के ऊपर तो प्लस चार्ज है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने पास खींच सकता है और इसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो ये ज्यादा इफेक्ट करेगा स्प्लिटिंग एनर्जी को, जबकि इसका इफेक्ट क्या होगा, कम। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और ये वीक फील्ड होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, देयर आर मेनी, और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो उसी का जो सम अप निकाल के दिया गया है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमें बेसिकली क्या याद रखनी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओनली देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नेक्स्ट इसका जो फैक्टर होता है वो हम क्या देखते हैं कि जो सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर नेचर किसका ज्यादा है। हम देखते हैं कार्बन वाले जो लिगेंड्स हैं उनका डोनेशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी अपनी नेगेटिविटी कम है। देन नाइट्रोजन का उनसे कम है, ऑक्सीजन का डोनर नेचर उससे कम है, मतलब ऐसे लिगेंड्स जिसमें ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम है। और हैलाइड्स का क्या होता है, सबसे कम। फिर हम और फैक्टर्स देखेंगे, ये तो सिग्मा डोनर नेचर है। इसके अलावा फिर हम साइज को देखेंगे, इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, मीन्स वी विल डिस्कस मेनी फैक्टर्स। नेक्स्ट इसका फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल। और देखो नेचर ऑफ मेटल कैसे अफेक्ट करता है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर कम है तो क्या होने वाला है,
ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने से वो लिगेंड को कम अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे आप देखो अगर +2 चार्ज हो और एक +3 हो, +2 होगा तो वो कम अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि लिगेंड की अप्रोच कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी। और जब चार्ज ज्यादा होगा तो ये उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट सीरीज कि वो 3D सीरीज को बिलोंग करता है, 4D सीरीज को बिलोंग करता है या 5D सीरीज को। तो इसमें ध्यान दो कि जैसे आपने एक बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखते हुए आयरन, रुथीनियम और ऑस्मियम लिया, तो आयन के क्योंकि 3D ऑर्बिटल्स है तो ये इनका अप्रोच लिगेंड के साथ, इनके 4D है तो ये और बड़ा है, 5D क्या होगा, और बड़ा। तो क्योंकि ये वाले ऑर्बिटल्स जल्दी से लिगेंड के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो ऑस्मियम और रुथीनियम में जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होगी, और आयन के केस में डी ऑर्बिटल्स अंदर की साइड है, न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है, इनमें स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसे अफेक्ट करती है कि सपोज बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जैसे हमने ले लिया प्लेटिनम का एक कोई कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें वो टेट्राहेड्रल है, दूसरा हमने प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। तो अब हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्री चेंज होने से भी इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि sp3 के केस में आप देखोगे ये टेट्राहेड्रल है तो ये खुद ही क्या है, उसके डायरेक्ट फेस टू फेस कॉर्नर के ऊपर ही आ जाएंगे, लिगेंड भी कॉर्नर पे। जब ये लिगेंड कॉर्नर पे आ रहा है तो अब हम इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी देखें, और एक प्लेटिनम की ये क्या होगा, dx और ये dx² dy² के ऊपर होगा, तो केवल एक ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आमने सामने आ रहे हैं, जबकि इसमें क्या होगा, ये कॉर्नर्स पे तो dxy का अलग होगा, dyz का डिफरेंट होगा। तो हम क्या देखते हैं, ज्योमेट्री पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। और ये एक एग्जांपल लिया है मैंने क्रोमियम क्लोराइड का, मतलब हेक्साक्लोरोक्रोमेट थर्ड, हेक्साफ्लोरोक्रोमेट थर्ड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड, और ट्रिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम थर्ड, और हेक्सासाइनो क्रोमियम थर्ड। अब आप इसमें देखो डोनर एटम यहाँ कार्बन है और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, साइनाइड मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और यहाँ क्रोमियम के साथ नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है। तो देखो जो इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है, यहाँ पे 13,600, 15,200, 17,008, 21,006, 21,009, 26,280। तो यहाँ बेटर इनके रिजल्ट्स को देख के कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे नेगेटिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है और यहाँ साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। आयोडाइड जो है वीक फील्ड लिगेंड है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और इस तरीके से हेलोजेंस के लिए हम देखते हैं, हेलोजेंस आर वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन उसमें अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके आ गए या सल्फर और साइनाइड आ गए तो उनकी जो है बीच की सी स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग या ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स, जिसमें ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम है, फिर उनकी स्ट्रेंथ होती है। ऑक्सीजन के बाद हम देखते हैं जो नाइट्रोजन वाले एटम्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम है, और उसके बाद लास्ट में हम क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड वाले। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हमें पोजीशन ऑफ लिगेंड पता है तो हम बता सकते हैं कि किसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट इसी के उसमें हम देखते हैं कंटिन्यूशन में कि आपने अगर एक्वस कॉम्प्लेक्स लिए, हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स लिए, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट के, आपने इसके +2 स्टेट में भी लिए, +3 में भी लिए, +2, +3, +2, +3। तो क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही आप उसका वो इंक्रीज करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करते हो, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे ये D2 था, इधर D1 हो जाएगा, ये D2, ये D3 और ये हो जाएगा आपका D4 और ये D5। तो अब देखो जब दो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में रिपल्शन हो रहा है और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है तो क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा या उसका इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा। लेकिन यहाँ देखो चार्ज बढ़ने पर वो उस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाता है, ज्यादा अपने पास मतलब अट्रैक्ट कर पाता है, जिससे क्या होता है उसका इंटरवेंशन ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये वेनेडियम +2 है और इसने वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी है 11,800, जबकि +3 स्टेट में इसकी है अराउंड 18,000।
जब क्रोमियम की +2 में अराउंड 14,000 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 17,800। मैग्नीज के केस में अराउंड 7,800 और ये 21,000। तो मीन्स आप देख रहे हैं इधर और इधर में कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये वाली एनर्जी क्या है ज्यादा +3 स्टेट में और +2 स्टेट में क्या है कम। सिमिलरली अगर मैं वाटर के साथ इसका कॉम्प्लेक्स ना बनाकर मैं अगर इसका अमोनिया के साथ बनाऊं या साइनाइड के साथ बनाऊं तो भी मैं यही ऑब्जर्वेशन मिलती है कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखें, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड, चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबको सिर्फ हम मेटल जो है उसकी सीरीज चेंज कर दें 3D से 4D, 4D से 5D। देखो ये कोबाल्ट, यहाँ अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, ये भी अमोनिया से बना हुआ है, ये भी अमोनिया से, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी हमने क्या ले ली, फिक्स ले ली +3। इनका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, सेम, लेकिन ऑर्बिटल चेंज है, वो 3D6 है, इसका 4D6 है, इसका 5D। तो ट्रांजिशन सीरीज चेंज हो गई, साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब इसका साइज इंक्रीज हो गया तो ये अब इजीली क्या कर सकते हैं, इसके ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो स्प्लिटिंग भी उतनी ही ज्यादा होती है। और अगर हम स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू देखें तो हम क्या देखते हैं, इसके लिए 23,000 है, इसके लिए 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि इसके लिए 41,000। यानी कि जैसे जैसे आप 3D से 4D, 4D से 5D आते हो, किसी भी ग्रुप पे आओ, जरूरी नहीं कि कोबाल्ट वाला ग्रुप आपने फॉलो करना है, आप आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम वाला कर सकते हैं, कॉपर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा T एंड डेल्टा O। मीन्स अगर हम रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स को क्या करें, कांस्टेंट रखें, हम सेम मेटल का एक लिगेंड के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएं, उसी मेटल का उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में और उसी लिगेंड के साथ हम क्या करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएं सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया, सपोज NiNH3 का होल 4+2 और दूसरा मैंने लिया NiNH3 का होल 6+2। अब देखो सारे फैक्टर्स सेम हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेम नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अब ध्यान दो, एक तो स्प्लिटिंग या डिस्टॉर्शन, जो स्पेरिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड था मेटल का, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए 4 फैक्टर हो, 4 रीजन हो, 4 लिगेंड्स हो या 6 लिगेंड्स हो, तो 6 मिलके उसमें डिस्टॉर्शन क्या कराते हैं, ज्यादा कराते हैं, और 4 जो है वो उसका कम करा पाते हैं। तो एक तो नंबर कम है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स ही डिस्टॉर्शन कराएंगे, फर्स्ट फैक्टर। दूसरा हम क्या देखते हैं कि जब वो टेट्राहेड्रली लिगेंड्स आते हैं तो वो किसी भी ऑर्बिटल को फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते। देखो टेट्राहेड्रल में वो क्या होते हैं, यहां से आते हैं अल्टरनेट कॉर्नर से, और अल्टरनेट कॉर्नर पे कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, या तो वो फेस के सेंटर पे है या एज के सेंटर पे है, बस उनकी डिस्टेंस अलग है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा डिस्टेंस है। और जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो लिगेंड भी इधर से आता है और dx2y2 भी फेस के सेंटर पे ही होता है, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स के साथ उनका हेड टू हेड, नेक टू नेक का झगड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि वो 3 से तो दूर है, लेकिन 2 के क्या है, आमने सामने। यहाँ आमने सामने किसी के भी नहीं है, तो ये दोनों रीजन से हम क्या देखते हैं, जो डेल्टा T की वैल्यू है वो कम आती है। मीन्स कहने का कि अगर आप इस तरीके से 5D ऑर्बिटल्स लेते हो, ये 5D ऑर्बिटल्स थे निकल के, जिनकी एनर्जी सेम थी, 5,4D जैसी थी। अगर मैंने इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया और अगर मैंने इसका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया, तो जो टेट्राहेड्रल में ये आपका E और ये T2 बनते हैं, तो ये जो गैप है डेल्टा T और ये जो गैप ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG के बीच का जो गैप है डेल्टा O, इनका रिलेशन ये होता है, डेल्टा T की वैल्यू लेस होती है, डेल्टा O की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और आपको मिलता है 4/9 डेल्टा O, यानी कि डेल्टा O का ऑलमोस्ट 40% ही डेल्टा T होता है। ये अगर 10 है तो ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास, 4 के आसपास ही इसकी वैल्यू होती है। चलिए हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस D1 से लेकर D10 तक को डिस्कस किया। लास्ट वीडियोस में हमने ऑक्टाहेड्रल को डिस्कस किया था और उसके भी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस, बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस। तो उन
के वीडियोस को, लेक्चर्स को आपने मिस नहीं करना है। और अगर आपके पहले वाले लेक्चर मिस हो गए हैं तो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीना की साइंस। यू कैन राइट योर comments also, you can write your queries also. I will try to solve your queries. Thank you.